वेलकम स्टूडेंट्स, गाइड फार्मा लाइन में आप सभी का स्वागत है। अपनी लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि एंजाइना क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं और इसके कॉजेज़ और डेवलपमेंट क्या होते हैं। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एंजाइना की डायग्नोसिस क्या होती है, एंजाइना को हम कैसे क्लिनिकली और नॉन क्लिनिकली ट्रीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एंजाइना को हम कैसे डायग्नोस करते हैं। अब डायग्नोस करने के लिए सबसे पहला आता है हमारा एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी एक इमेजिंग टेक्निक होती है जिसमें हम अपनी हार्ट के कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज का पता लगाते हैं और ये पता लगाते हैं कि हमें किस टाइप का एंजाइना है। सेकेंड हमारा आता है ईसीजी। ईसीजी आपको पता होगा, ईसीजी में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी को चेक करते हैं जिसमें PQRST वेव्स आती हैं। उसको हम ईसीजी करा के पता कर लेंगे कि आपकी जो वेव्स आ रही हैं वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल में। अगर एबनॉर्मल है तो आपको एंजाइना हो सकता है, नॉर्मल है तो आपको एंजाइना नहीं हो सकता। थर्ड है आपका ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट से हम एंजाइना को कैसे पता लगाते हैं, क्योंकि जब आप ब्लड टेस्ट करोगे और उसमें आप पता लगाओगे कि पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा है, उसको फैट तो नहीं बढ़ा है या फिर उसको डायबिटीज़ तो नहीं है, ये तीनों ही केसेस में एंजाइना के होने का खतरा ज़्यादा होता है। तो अगर ये तीनों ही केस हैं तो हम उसको एज अ एंजाइना पॉसिबिलिटी उसमें होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, ये तीन तरीके से हम एंजाइना को डायग्नोस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हम कैसे ट्रीट करेंगे नॉन क्लिनिकली या फिर नॉन फार्माकोलॉजिकली। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का मतलब ये होता है कि जब आप मेडिसिन का इस्तेमाल ना करके किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करो। अब एंजाइना के केस में क्या है, आपको पता है कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज है। अब तो आप उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, बिना दवा खाए कैसे उसको सही कर सकते हैं। ठीक है, देखिए उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है, सबसे पहले तो ये है कि अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आप सर्जरी पे जा सकते हो, जिसको हम बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। अब एंजियोप्लास्टी क्या होता है, आपकी कोरोनरी आर्टरी है, आप जो कि हार्ट को ही ब्लड सप्लाई करती है। कोरोनरी आर्टरी का काम होता है आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई करना और उस ब्लड से क्या जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा। अब क्या है, आप यहाँ पे क्या है, एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में हम क्या देखते हैं, एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी में क्या होता है, जैसे आपकी ये कोरोनरी आर्टरी है और इस आर्टरी में ब्लॉकेज है। अब ये एरिया छोटा हो गया, यहाँ पे ये ब्लॉकेज है। अब सर्जरी के द्वारा आप क्या करेंगे, आपकी जो एरिया छोटा हो गया है और उस एरिया के छोटा होने की वजह से ब्लड सिर्फ इतनी जगह से पास हो पा रहा था, तो अब क्या करोगे, आप सर्जरी करोगे और सर्जरी करने के बाद आप जो आपका एरिया छोटा हो गया था, जो कि ये एरिया छोटा था, इसको छोटा हो गया है तो इसके एरिया को बढ़ा दोगे। जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे छोटा एरिया है, यहाँ पे इतनी इसको डिस्टेंस मिल गई है, तो मतलब क्या है, पहले से उसका एरिया बढ़ जाएगा और फिर जब एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा। जब ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो आपकी जो ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई थी वो बराबर हो जाएगी। तो एंजियोप्लास्टी से हम सर्जरी करके उस एरिया को ही डायलेट कर देते हैं जहाँ पे क्लॉट या फिर जहाँ पे प्लेग का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है आपका लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंजेस में क्या होता है, जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस का मतलब ये होता है कि जो आपकी प्रीवियस लाइफस्टाइल है, आपका ज़्यादा खाना में क्या खाते हो या फिर आप टहलते नहीं हो या फिर एक्सरसाइज करते हो या नहीं करते हो, तो इन चीज़ों में आप चेंजेस लाओगे और अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करोगे। ठीक है, अगर कोई फिज़िकल एक्टिविटी है जो आप कम कर रहे हैं तो आपको फिज़िकल एक्टिविटी करने के लिए बोला जाए, टहलने के लिए बोला जाए, ये कर सकते हैं। स्मोकिंग को अवॉइड करेंगे और उसके बाद आपकी डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना होता है। डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल क्या है, दोनों ही चीज़ें क्या है, एंजाइना को एग्रीगेट करती हैं, तो इन दोनों को हमें कंट्रोल करना होता है। नेक्स्ट है आपका अल्कोहल का इंटेक को भी हमें कम करना होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब नेक्स्ट हमारा आता है फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या होता है, जब हम दवाइयों का इस्तेमाल करके किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करते हैं तो उसको हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। अब एंजाइना के केस में क्या है, हम कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करेंगे पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे ड्रग्स आती है नाइट्रेट। नाइट्रेट एंजाइना की स्पेसिफिक कैटेगरी की ड्रग है नाइट्रेट। नाइट्रेट क्या होती है, दो तरीके की नाइट्रेट होती हैं, आपकी शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। दोनों ही नाइट्रेट्स को आप एंजाइना के केस में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और
अगर आपने कोलोजी में आप इसको डिटेल में पढ़ पाएंगे, यहाँ पे आपको इतना डिटेल में पढ़ना नहीं है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं पढ़ना है, लेकिन ब्रीफ में एक इंट्रोडक्शन पढ़ना है, तो इसलिए आपको बता दे रहे हैं कि नाइट्रेट्स क्या काम करता है। नाइट्रेट्स होता है, देखिए सब ये आपकी वेसल्स को ये आपकी आर्टरी को डायलेट करता है, ब्लड वेसल आर्टरीज को डायलेट करता है। वही चीज़ है, डायलेट करने से क्या होगा, जब आपकी एरिया आपका छोटा हो गया है क्योंकि आपके यहाँ पे एंजाइना की वजह से प्लैक का फॉर्मेशन हुआ पड़ा है, तो उसको क्या है डायलेट जब आप करोगे तो क्या होगा, ये एरिया आपको बड़ा मिल जाएगा। जब बड़ा मिल जाएगा तो ब्लॉक जो ब्लड इतनी दूरी में ट्रैवल कर रहा था उसको अब इतना स्पेस मिल गया और अब वो यहाँ से जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका प्रॉब्लम ओवरकम हो जाएगी, आपके सप्लाई बढ़ जाएगी। ठीक है, अच्छा इसमें जो शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रेट्स होती है जिसका नाम है ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट्स, उसको हम यूजुअली इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ करते हैं। और इसको किस रूट से यूज़ करते हैं, सबलिंगुअल रूट से, यानी टंग के नीचे हम GTN के टैबलेट को रखते हैं जो कि इंस्टेंट एक्शन देता है एंजाइना के ट्रीटमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट आपकी ड्रग है एस्पिरिन। एस्पिरिन एक एंटीकोगुलेंट ड्रग है और ये इसका एक और काम है कि ये प्लेटलेट के एग्रीगेशन को कम करती है। ठीक है, ये प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को कम करती है। तो जैसे कि आपने अनस्टेबल एंजाइना के केस में पढ़ा था कि जब आपका यहाँ पे प्लैग ब्रेकेज हो जाता है, यहाँ से प्लैग जो है ब्रेकेज हो जाता है, तो यहाँ से मटेरियल बाहर निकलता है और यहाँ पे फिर प्लेटलेट आके एडहियर होना स्टार्ट हो जाती है। फिर एक टाइम के बाद ये पूरे एरिया को ब्लॉक कर देती है। अब क्या है, आप क्या दे रहे हो, एस्पिरिन दे रहे हो। एस्पिरिन का काम क्या है, प्लेटलेट की एग्रीगेशन को रिड्यूस करना। अब ये क्या करेगा, इस प्लेटलेट जो कि आके यहाँ पे एरिया को ब्लॉक कर रही थी उनको रिड्यूस करेगा, तो ये प्रोसेस नहीं होगी। मतलब अब यहाँ पे ये ब्लॉकेज जो है आगे बढ़ेगा नहीं, एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स नहीं होगा, तो आपका जो एरिया है वो छोटा नहीं हो पाएगा, वो कम रहेगा। ठीक है, फिर एस्पिरिन ऐसे काम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, ब्लड की क्लॉटिंग को भी कम करता है, ब्लड की क्लॉटिंग को कम करता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को रिड्यूस कर रहा है। थर्ड आपका आता है बीटा ब्लॉकर। अब देखिए बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं। बीटा ब्लॉकर्स का जो एग्जांपल है वो है प्रोप्रानोलॉल, मेटोप्रोलॉल एंड एट्रिनोलॉल। बीटा ब्लॉकर्स का मेन काम क्या होता है, एड्रेनलिन के इफेक्ट को कम करना। अब एड्रेनलिन का इफेक्ट क्या है, एड्रेनलिन क्या करता है, आपके हार्ट रेट को स्लो करता है, नहीं सॉरी, एड्रेनलिन के इफेक्ट को कम करना होता है इनका काम, और एड्रेनलिन करता क्या है, हार्ट रेट को बढ़ाता है। लेकिन क्योंकि ये बीटा ब्लॉकर्स क्या कर रहे हैं, एड्रेनलिन के इफेक्ट को कम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये हार्ट रेट को स्लो करेंगे, हार्ट रेट को स्लो करेंगे और उसका फोर्स, जिस फोर्स से हार्ट पंप कर रहा था ब्लड को, उसको ये कम करेंगे। ठीक है, अब देखिए हार्ट के रेट के कम होने से क्या होगा, आपके हार्ट को खुद ब्लड सप्लाई चाहिए होती है। जब आपका हार्ट कम काम करेगा आप तो उसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत कम पड़ेगी, उसको भी ब्लड सप्लाई की ज़रूरत कम पड़ेगी। तो बीटा ब्लॉकर्स क्या होंगे, बीटा ब्लॉकर्स क्या करेंगे, हार्ट रेट को कम करेंगे, तो नीड ऑफ ऑक्सीजन जो हार्ट को चाहिए होगी वो रिड्यूस होगी, तो और उसका फोर्स भी कम होगा। तो इस तरीके से ये क्या काम करेंगे, आपके हार्ट के काम को ये कम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप कभी दौड़िए, आप कोई एक्सरसाइज करिए तो आपको भूख ज़्यादा लगती है, सेम उसी तरीके से अगर आपका हार्ट बहुत तेज़ी पंप कर रहा है तो उसको भी ऑक्सीजन की ज़्यादा डिमांड होगी। लेकिन इसने क्या किया, बीटा ब्लॉकर्स ने उस डिमांड को इसने कम कर दिया। कैसे, उसके काम को कम करके। जब उसने उसके काम को कम किया तो डिमांड कम हुई तो हार्ट पे प्रेशर, हार्ट का लोड कम हो गया। ठीक है, इस तरीके से बीटा ब्लॉकर्स काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के एग्जाम्पल हैं विरापामिल, डिल्टियाजन, एम्लोडिपिन। ये 3 ड्रग्स होती हैं जो कि एल टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करती हैं। कैल्शियम चैनल ढेर सारे टाइप्स होते हैं कैल्शियम चैनल के, तो उसमें ये कौन से कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगे, एल टाइप कैल्शियम चैनल को ये ब्लॉक करेंगे। अब देखिए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं, ये वैसोडाइलेशन का काम करते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, जब कैल्शियम चैनल जो होता है, खुद कैल्शियम चैनल क्या करेगा, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। कैल्शियम क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है, यानी आपकी जो ये वैसल है इसके एरिया को ये छोटा करने का काम करेगा, इसके एरिया को ये श्रिंक करेगा। तो ये जो आपकी वेसल ऐसे थी तो अब ये ऐसे हो जाएगी, मतलब छोटा हो जाएगा साइज। तो अब क्या है, कैल्शियम चैनल का काम क्या है, श्रिंक करना, कॉन्ट्रैक्शन करना। लेकिन
आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्या है, इस चीज़ को कम करेंगे, मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था उस चीज़ को ये कम करेंगे। तो अब क्या होगा, अब जो कॉन्ट्रैक्शन होगा वो डायलेशन में बदल जाएगा। अब क्या होगी, वेसल्स डायलेट होंगी। जब वेसल्स डायलेट होंगी तो आपकी जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी है वो कम हो जाएगी और आपका हार्ट की जो रेट है वो कम हो जाएगी। इनडायरेक्टली आपके हार्ट का काम कम हो जाएगा, फिर आपको एंजाइना में रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट आपकी ड्रग है पोटेशियम चैनल ओपनर। पोटेशियम चैनल ओपनर क्या है होता है, पोटेशियम चैनल की जो एग्जांपल है वो निकोरेंडिल है, ये इसका एग्जांपल। अब देखिए पोटेशियम चैनल ओपनर क्या काम करते हैं। पोटेशियम चैनल जो ओपनर होते हैं वो ओपन करते हैं पोटेशियम के चैनल को। जब पोटेशियम के चैनल को ओपन करेंगे तो ये पोटेशियम क्या है, बाहर जाएगा। जब पोटेशियम चैनल से बाहर जाएगा, सेल से बाहर जाएगा, तो आपकी जो ये सेल है वो हाइपर पोलराइज्ड हो जाएगी। हाइपर पोलराइजेशन का मतलब होता है, हाइपर पोलराइजेशन का मतलब होता है आपकी सेल्स की निगेटिविटी बढ़ रही है, यानी आपकी सेल्स से जब पॉजिटिव आयन निकल रहा है तो आपकी सेल निगेटिव हो रही है, निगेटिव हो रही है, उसका पोलराइजेशन कैसा हो रहा है, हाइपर पोलराइजेशन हो रहा है। उस समय क्या होगा, जब ये सेल आपकी निगेटिव हो जाती है तो कैल्शियम आयन की एंट्री बंद हो जाती है, डिक्रीज कैल्शियम आयन एंट्री। अब जब कैल्शियम का काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन करना। अब जब कैल्शियम आयन अंदर आएगा ही नहीं तो वो क्या होगा, जो इंट्रासेलुलर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था उसको कम करेगा। जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, मान लीजिए किसी चीज़ में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। तो सेम ऐसे ही आपकी जो हार्ट है वो क्या होगा, रिलैक्स हो जाएगी। आपका जो कॉन्ट्रैक्शन ना होने की वजह से रिलैक्सेशन हो जाएगा और आपके एंजाइना में आपको रिलीफ मिलेगा, रिलैक्स हो जाओगे आप। ठीक है, चलिए, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।